नमस्कार। त्रिशला ऑर्थोपेडिक क्लिनिक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोगों ने पिछले हफ्ते सुना सबसे पहले फिजियोलॉजिकल जिनोवायरस के बारे में, जो बोइंग होती है, नवजात शिशु में पाया जाता है, जिसको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है और नेचुरल कोर्स में वो खुद नॉर्मल हो जाता है। दूसरा लेक्चर हम लोगों ने सुना नॉक नी, जिसमें घुटने आपस में लग जाते हैं। 2 साल से 7 साल तक ये जाकर के सामान्य हो जाता है, लेकिन 7 साल के बाद में परसिस्ट करता है, कोई और कारण है तो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और ट्रीटमेंट के क्या क्या तौर तरीके हैं, अब हम इस लेक्चर में बात करेंगे पैथोलॉजिकल जिनोवायरस का, बोइंग का, जो कि फिजियोलॉजिकल नहीं है, जो कि एक नेचुरल कोर्स में नहीं डेवलप हुआ है, वो किसी शारीरिक समस्या, किसी परेशानी की वजह से डेवलप हुई। अब सबसे पहले मैं दोबारा एक ब्रीफिंग करना चाहूँगा, जिनोवायरस होता क्या है। जिनोवर्म का मतलब होता है खड़े होने पर घुटनों के बीच ज़्यादा दूरी का होना। बोइंग होता है कि जो टिबिया की हड्डी होती है तिरछापन का हो जाना, उसको बोइंग बोलते हैं। ये जो जिनोवर्म या बोइंग दोनों चीज़ें लगभग एक समानांतर शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। ये 2 कारणों से होता है। जैसे मैंने बताया कि एक घुटने के पास जो टिबिया की हड्डी होती है वहाँ पे एक्यूट एंगुलेशन हो जाए, तिरछापन हो जाए, या पूरी टिबिया बो या ऊपर नीचे दोनों तरफ एंगुलेशन हो, तो इसकी वजह से जिनोवर्म या बोलिक होती है। ये अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया कि फिजियोलॉजिकल होती है, जिनका कोई कारण नहीं होता, ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। दूसरा होता है पैथोलॉजिकल, किसी बीमारी की वजह से होता है। सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे नॉर्मल लेग हमारा कैसे होता है, तो सीधा स्ट्रेट होता है। और दूसरा बो लेग होता है, जिसमें घुटने के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, एंकल जो होता है पंजा आपस में सट रहा होता है, और थाई के बीच में भी दूरी ज़्यादा बनी रहती है। इसको कंफर्म करने के लिए दोनों घुटने के बीच, घुटने का जो एक हड्डी को होता है कॉन्डाइल बोलते हैं, फ्यूमरल कॉन्डाइल, टिबियल कॉन्डाइल, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो सामने स्क्रीन में आपको दिख रहा है, उसके डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरकॉन्डाइलर डिस्टेंस। सामान्यतः 5 सेंटीमीटर से कम होता है, लेकिन 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा मिले तो मतलब कुछ कारण है, पैथोलॉजिकल वैरायटी है। इस सामान्यतः 5 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं पाया जाता है। पैथोलॉजिकल हम लोग कब कब बोलते हैं? जिनोवायरस बोइंग जो आप सुन रहे हैं 3 साल की उम्र के बाद भी परसिस्ट करता है, और उसका डिस्टेंस दोनों घुटने के बीच में 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहता है। किसी बच्चे या किसी व्यक्ति के एक ही तरफ का पैर तिरछा हो रखा, दूसरी तरफ का सामान्य है। किसी बच्चे के फैमिली हिस्ट्री में किसी को स्केलेटल डिस्प्लेसिया, माने बहुत सारी हड्डियों की बीमारियों की समस्या पहले से जन्म से रही हो, बच्चे की हाइट बहुत छोटी हो, जिनका उस उम्र में होना चाहिए उससे बहुत कम है, चोट लगने के बाद या इन्फेक्शन होने के बाद या पैर तिरछा होता है, तो सबको पैथोलॉजिकल की कैटेगरीज में रखा जाता है। इसके कारण के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। पहला जो सबसे प्रमुख कारण होता है रिकेट होता है। रिकेट्स का मतलब विटामिन डी की कमी होना, और विटामिन डी की जो कमी होती है वो कई कारणों से होती है। उसको अगले लेक्चर में हम लोग सुनेंगे डिटेल में। अनुवांशिक भी हो सकता है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, और विटामिन डी का शरीर में रेजिस्टेंट भी हो सकता है। दूसरा कारण होता है स्केलेटल डिस्प्लेसिया, बोनी डिस्प्लेसिया होता है, जिसमें सबसे जो प्रमुख कारण होता है एकांड्रोप्लेजिया, हाइपोकांड्रोप्लेजिया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा है कि बौने लोग होते हैं जिनकी हाइट बहुत कम होती है, वो हाइपोकांड्रोप्लेजिया, एकांड्रोप्लेजिया होते हैं। जिनकी ट्रंक की हाइट तो थोड़ा सा होती भी है, लेकिन हाथ पैरों की हाइट लंबाई बहुत कम होती है, एकांड्रोप्लेजिया बोलते हैं उसको। एक वो बहुत कॉमन काज होता है जिसमें बोइंग होती है। तीसरा जो होता है जो कंजेनिटल होता है, जिसकी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है, समय के साथ बढ़ता जा रहा है और बहुत सारी समस्याएं हमको देती है, उसको बोलते हैं ब्लाउन डिजीज बोलते हैं। उसके बारे में क्या होता है अभी हम आगे बात करेंगे। और जो ग्रोथ प्लेट होती है टिबिया के अपर एंड में या फीमर के डिस्टल एंड में, जहाँ पे लंबाई हमारी बढ़ती है, उसका एक तरफ का पार्ट डैमेज हो जाता है। डैमेज कैसे होगा? चोट लगने की वजह से, कोई कैंसर हो गया है या इन्फेक्शन हो गया है।
इसके अलावा यदि किसी बच्चे में या व्यक्ति में लिगामेंटस लैक्सिटी है, चोट लगने की वजह से या कंजेनिटल है, तो उन सब की वजह से भी ये बोइंग या इस तरह की जीनू वायरम समस्याएं होती हैं। जीनू वायरम की पैथोलॉजिकल कंडीशन हमको पता चल गया कि कैसे नापना है, क्या क्या कारण होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब इनकी जांच की जहाँ तक बात आती है तो सब प्रथम हम लोग एक्सरे कराते हैं। एक्सरे दोनों पैरों का कराते हैं और स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होने की स्थिति में कराते हैं, जिससे हमें पूरी क्लियर कट आइडिया मिल जाता है कि बोन में तिरछापन कहाँ पे है, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, की पूरी हड्डी तिरछी हो रखी है, जॉइंट के अंदर स्पेस कितना है, लिगामेंटम लैक्सिटी तो नहीं है। ये सब होने के बाद अब हम देखते हैं स्केलेटल सर्वे के लिए, मतलब सभी हड्डियों का पता करने के लिए कि और तो कोई कहीं बीमारी तो नहीं है, ये केवल स्केलेटल डिस्प्लेजिया के पेशेंट में हमें जरूरत पड़ती है। यदि हमें लगता है कि विटामिन डी की कमी है तो उसके लिए विटामिन डी की जांच, पैराथायरॉइड हार्मोन, कैल्शियम, फास्फोरस, एल्कलाइन फास्फेटेज, क्रिएटिनिन, लिवर एंजाइम, सभी जांचें हर बच्चों में कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा लगता है न्यूट्रिशनल रिकेट ही है, केवल बोइंग है और कोई शरीर में समस्या नहीं है, तो केवल एक्सरे के और क्लिनिकल बेसिस पे हम लोग दवा शुरू कर सकते हैं। लेकिन लगता है कि उसके शरीर में बहुत सारी समस्याएं हैं, सामान्य न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी नहीं है, तो पूरा असेसमेंट करना उसके लिए बहुत जरूरी होता है। ये सब जांच पड़ताल और आगे उसके ट्रीटमेंट के बारे में पता करने के लिए, कॉजेज इटियोलॉजी के बारे में सही पता करने के लिए पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन को रिफर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो बाल अस्थ रोग विशेषज्ञ होते हैं इन्हीं तरह की बीमारियों के पता करने के लिए होते हैं। जब भी कभी बच्चे में फैमिली हिस्ट्री हो, एसिमेट्रिक पैर में एक तरफ तिरछापन हो, चलने में प्रॉब्लम्स हो, पैर छोटा बड़ा हो, शॉर्ट स्ट्रेचर हो, बौने तरफ के हों, लेट चलना शुरू किया और 18 महीने से ज़्यादा या नहीं चलते हैं और लगता है कि ब्राउन डिजीज है या वायरस डिफॉर्मिटी बढ़ती चली जा रही है, 2 साल से ज़्यादा उम्र की बच्चे हैं उनमें वायरस डिफॉर्मिटी परसिस्ट कर रही है, तो एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन को देखना जरूरी है पूरी तरह से एवेलुएट करने के लिए कि कहीं हमसे कुछ छूट तो नहीं रहा है। अब हम एक एक बीमारियों के बारे में थोड़े से संक्षिप्त में हम अपने पेरेंट्स को, पब्लिक को बताना चाहेंगे। सबसे पहले जो सबसे मुख्य कारण होता है रिकेट। जो रिकेट होता है सबसे कॉमनेस्ट कॉज होता है परसिस्टेंट जीनू वायरस का 2 साल के बाद। ये फिजियोलॉजिकल जीनू वायरस के बाद में होता है। आजकल ये देखा गया है कि मदर में भी विटामिन डी की कमी होती है, तो लैक्टेटिंग मदर के द्वारा बच्चे को विटामिन डी की जितनी मात्रा मिलनी चाहिए नहीं मिल पाती है, तो रिकेट आजकल छोटे बच्चे में भी पाया जाता है। जो हम फिजियोलॉजिकल जीनू वायरस मान के चलते हैं उनकी सीवियरिटी इसमें ज़्यादा होती है, तो इसलिए आजकल छोटे बच्चों में भी एक्सरे करा करके चेक करना होता है। ये फिजियोलॉजिकल जो वेराइटीज होती है उसकी समस्या को बढ़ा देता है। जो जीनू वायरस होता है उसके लंबे समय तक रहता है, इसकी तीव्रता बढ़ा देती है और 6 महीने से 3 साल की उम्र में रिकेट की संभावना ज़्यादा रहती है। रिकेट जो होता है ये विटामिन डी की कमी की वजह से होता है, जिसकी वजह से जो हड्डियों में मिनरलाइजेशन होना चाहिए, कैल्शियम फास्फोरस का डिपोजिशन होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। और इसके अलावा कैल्शियम फास्फोरस की डिफिशिएंसी भी इससे बच्चों में पाई जाती है और ऐसे बच्चों में दोनों तरफ पैरों में होता है, सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट्स होता है, फीमर टिबिया दोनों में रिकेट की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। ये रिकेट के अब कारण की बात करें तो सबसे मुख्य कारण खाने पीने में कमी की होती है और सबसे जो मेन सोर्स होता है विटामिन डी का मिलने का सनलाइट। और आजकल हमारे जो बिल्डिंगें बन रही है, घरों में बच्चे कैद हो गए, स्कूल का आना जाना नहीं होता है, धूप में निकल नहीं पाते हैं अपार्टमेंट्स की वजह से, इन सब की वजह से विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और वेजिटेरियन डाइट में जो लोग होते हैं उनमें विटामिन डी की कमी वैसे ही रहती है, तो जो एक न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है वो बहुत कॉमन काज होता है। इसके अलावा पारिवारिक और मानसिक रोग होते हैं, गुर्दे की बीमारी में पाया जाता है, आंतों और लीवर की बीमारी में पाया जाता है। और रिकेट के जो डिफॉर्मिटी छोटे बच्चों में होते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट उन्हीं बच्चों में कराना होता है जिनकी उम्र 7 साल से ज़्यादा है, जिनमें सीवियर डिफॉर्मिटी है। लेकिन जब तक विटामिन डी का जो अमाउंट है उसको पूरी तरह से कंट्रोल ना कर लिया जाए तब तक सर्जरी ऐसे बच्चों में नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ये बड़ी लड़की है, लगभग 17 साल की लड़की थी, विटामिन डी की कमी हुई थी, जीनू वायरस इसको था, बहुत लंबे समय से परसिस्ट कर रहा था,
बड़े होने पर उसने दिखाया क्योंकि घुटने में दर्द होने लगा, इसके लिए लिजारो हुआ, ऑस्टेटमी की गई और बाद में इसको करेक्ट कर दिया गया। लिजारो 4 महीने के पश्चात निकल गया, पूरी तरह से लिम्ब स्ट्रेट है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो एक ये तरीका है। दूसरे बच्चे, छोटे बच्चे की दिखा रहा हूँ जिसकी उम्र 3.5 साल थी। पंजा इसका तिरछा था, नीचे तरफ एड़ी की तरफ जो उसमें जो टिबिया एंकल की तरफ था वो बेंड हो गया था। विटामिन डी की कमी थी, विटामिन डी दिया गया सप्लीमेंट, 1 साल वेट किया गया, नहीं करेक्ट हुआ। फिर इसको ऑस्टेटमी करके और के-वायर से फिक्स करके इसको सीधा किया गया, पूरी तरह से स्ट्रेट है। अब हम बात करेंगे ब्लाउन डिजीज के बारे में। ब्लाउन डिजीज होता क्या है? इस बीमारी में घुटने के पास जो हड्डी होती है टिबिया की, उसका जो कोना होता है जहां पे ग्रोथ प्लेट होती है, वो अंदर की तरफ ग्रोथ प्लेट पूरी तरह से नॉर्मली तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाती है। इसको कहते हैं ब्लाउन डिजीज। ये पैथोलॉजिकल वायरस होता है जो कि डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल कार्टिलेज की वजह से होता है अंदर की तरफ। ये एक्सरे आप सामने देखेंगे कि जो बाहर की तरफ पतली बोन है, अंदर की तरफ जो टिबिया है वो मोटी बोन में जो इसका फाइसिस है जहाँ ग्रोथ होता है दब गया है। तो दोनों घुटना एक तरफ और एक घुटने का एक तरफ मैंने दिखाया हुआ है, तो उसमें पैर तिरछे हो गए, इनको ब्लाउन डिजीज बोलते हैं। ये बच्चों में पाया जाता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर वायरस डिफॉर्मिटी होती है, पैर छोटे हो सकते हैं और जोड़ों में इसके तिरछापन आ जाता है, जिससे बाद में घुटने में गठिया और बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जो ब्लाउन डिजीज होता है छोटे 2 तरीके के होते हैं। एक तो छोटे बच्चे में शुरुआत होती है, 3 साल के पहले शुरुआत हो जाती है, दोनों तरफ होती है और जब बच्चे चलना शुरू कर देते हैं तो तेजी से बढ़ने लगता है और 4 साल के पहले ये डायग्नोसिस बन जाता है। दूसरा वेराइटीज होता है एडोलेसेंट्स होता है, वो चाइल्डहुड के लेट फेज में होता है, 7-8 साल से की उम्र के पश्चात ये शुरू होता है। कभी कभार एक तरफ होता है और दोनों तरफ भी पाया जाता है। ये ऐसे बच्चों में पाया जाता है ज़्यादातर जिनका वजन बहुत ज़्यादा हो। एक स्पेसिफिक कम्युनिटी होती है, अफ्रीकन अमेरिकन इथनिटीज होते हैं, उन कम्युनिटीज़ में ज़्यादा पाया जाता है। जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं जिनके बच्चे जल्दी चलने शुरू कर देते हैं, वजन ज़्यादा हो, तो उसमें ज़्यादा एडोलेसेंट वेराइटीज़ का पाया जाता है। तो यही मैंने रिस्क फैक्टर बताया। इन्फेंटाइल वेराइटीज़ में भी वजन ज़्यादा, जल्दी चलना शुरू करना। एडोलेसेंट में तेजी से जो वजन बढ़ता है, ओबेसिटीज होती है, उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। और जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है, परिवार का इतिहास होता है कि किसी बच्चे को, किसी परिवार के किसी सदस्य को ब्लाउन डिजीज रहा हो, तो उसमें परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होता है। अब इसको कंफर्म कैसे करते हैं? इसमें एसिमेट्रिक एंगुलर अलाइनमेंट ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी होती है, पैरों का असामान्य तिरछापन होना, और जो घुटने पर जो टिबिया का जो फोकल एंगुलेशन जो एक्सरे में मैंने अभी सामने प्रेजेंटेशन में दिखाया था, उसमें एक्यूट एंगुलेशन होता है और जब भी बच्चा खड़ा होता है वो पैर बाहर की तरफ चला जाता है। अब ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो वो कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। कब हमने बीमारी को पकड़ा, ट्रीटमेंट की शुरुआत कब किया और उसकी सीवियरिटी क्या रही। तो इसमें 2 तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं। एक होता है कि ब्रेस लगा देना, दूसरा होता है सर्जरी। जो इन्फेंटाइल वैरायटीज के होते हैं, जो 3 साल के पहले जिनकी शुरुआत हो गई है, उनको सबसे पहले हम लोग ब्रेस दे करके अनलोड करने की कोशिश करते हैं। यदि अनलोडिंग मीडियल साइड में होगा तो धीरे धीरे वो सामान होकर के पैर सीधा हो सकता है। ब्रेसिंग में क्या होता है कि अधिकतर पेरेंट्स और बच्चों का जो होता है इंस्ट्रक्शन जो भी दिया जाए जल्दी से फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन हमको ब्रेसिंग छोटे बच्चों में ट्रायल जरूर देना होता है। ये 3 साल की उम्र पे शुरू करना होता है। ये देखा गया कि 50 से 80% बच्चों में इससे लाभ मिलता है। लेकिन जब जो बच्चे 7 साल के ज़्यादा उम्र हो गए, जिनमें तिरछापन बहुत ज़्यादा है, हड्डियों की अबनॉर्मलिटी है, तो ब्रेसिंग जल्दी से इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग एडवाइस नहीं कर पाते हैं। कुछ ब्रेस के मॉडल्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये ब्रेस इन बच्चों में इस्तेमाल होते हैं। अब जो ब्लाउन डिजीज की वजह से जिनोवरम है, ब्रेस की वजह से फायदा नहीं मिलता है, तो सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है। सर्जरी 2 तरीके की होती है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। जिनोवल्गस में एक तरह की जो सर्जरी होती है, उसमें क्या होता है कि ग्रोथ मॉड्यूलेशन होता है। जो हमारा प्रॉक्सिमल टिबिया का ग्रोथ प्लेट है, जो पैर अंदर की तरफ घूम रहा था, उसमें एक तरफ हम जब बाहर की तरफ छोटी सी प्लेट 8 प्लेट लगा देते हैं, उस 8 प्लेट के लगा देने से
बाहर की तरफ ग्रोथ नहीं होता है, अंदर की तरफ ग्रोथ होता है, धीरे धीरे वो करेक्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं ग्रोथ मॉड्यूलेशन का तरीका होता है। और दूसरा होता है टिबियल ऑस्टियोटॉमी का होता है। इन्फेंटाइल ब्लाउन डिजीज जो होता है वो 4 साल के पहले हम लोग ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, जिससे रिकरेंस का रेट कम हो जाए, और इसमें अधिकतर केसेस में ग्रोथ मॉड्यूलेशन के द्वारा काम करता है। अब ग्रोथ मॉड्यूलेशन कैसे हैं, सामने फिगर में आप देखेंगे एक प्लेट के द्वारा होता है। ये स्क्रू छोटे से प्लेट के लगाया जाता है प्रॉक्सिमल टिबियल एफाइसिस में, इससे ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। ये छोटे से इंसिजन से होता है, 2-4 स्टिचेस लगते हैं, और एक बार डिफॉर्मिटी करेक्ट हो जाती है तो प्लेट को निकाल दिया जाता है। ये कुछ प्लेट की जो डिजाइन्स है वो फोटोग्राफ सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस ग्रोथ मॉड्यूलेशन के द्वारा 0.7 से लेकर के 1.2 डिग्री पर मंथ करेक्शंस होता है। इस प्रक्रिया में लाभ जल्दी मिलता है, प्लास्टर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और बच्चा 1 सप्ताह के भीतर नियमित गति से फिर से हासिल कर लेता है, चलना फिरना उसका पूरा वापस शुरू हो जाता है। ये ब्लाउन डिजीज का मैंने फोटोग्राफ दिखाया होगा जो ग्रोथ मॉड्यूलेशन के द्वारा करेक्ट किया गया, ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। एडोलेसेंट ग्रोथ मॉड्यूलेशन नहीं काम करता है, क्योंकि बच्चे की उम्र ज़्यादा हो गई, 7-8 साल से ऊपर, हाइट इनकी कम थोड़ा सा कभी कभी हो जाती है, दूसरा डिफॉर्मिटीज बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, तो इसमें कम काम कर पाता है। तो इसमें डिफरेंट वेराइटीज़ की ऑस्टियोटॉमी और अलाइनमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। कई तरीके की ऑस्टियोटॉमीज होती है, ऑस्टियोटॉमी करके उनको ग्रोथ जो आर्टिकुलर सर्फेस को उठाना होता है, कभी कभी प्लेट लगाते हैं, कभी ऑस्टियोटॉमी करके हम लोग इलिजार और रिंग लगा देते हैं। तो इस तरह के कई तरीके से हम लोग उसको करेक्ट करते हैं, उनकी सिवियरिटी कितना है, कहाँ कहाँ समस्या है, पूरा असेसमेंट करने के बाद ही हम लोग ट्रीटमेंट को डिसाइड करते हैं। अब आगे बात करते हैं एकांड्रोप्लेजिया में जो बोविंग होती है, जो हमने बताया ड्वार्फिज्म होता है, जो बौने बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है। ये सबसे कॉमन कॉज ड्वार्फिज्म का होता है, जिनको एकांड्रोप्लेजिया बोलते हैं। इसमें घुटने के पास और पंजे के पास दोनों तरफ वायरस डिफॉर्मिटी होती है, एक तो जीनू वायरस है, एंकिल वायरस बोलते हैं, और बोविंग का जो लेग होता है सबसे कॉमन डिफॉर्मिटी होती है। ये स्टैंडिंग जो एज होती है, जो खड़े होने की उम्र होती है 2 साल 1.5 साल की उम्र में, उस समय ये शुरू हो जाता है, और 3-4 साल की उम्र में तेजी से बढ़ता है, फिर 6 से 7 साल की उम्र में बढ़ता है, और फाइनली जब प्यूबर्टल ग्रोथ होती है, जो मेनिस्ट्रुअल साइकिल के आसपास जब हाइट बढ़ती तेजी से, उस समय इन बच्चों की तेजी से डिफॉर्मिटीज बढ़ती है। लेकिन डिफॉर्मिटीज होने के बावजूद ऐसे लोगों में गठिया बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन 70% बच्चों को 4 से 7 साल के बीच में इनको घुटने और एंकल में पेन हल्का फुल्का होता है। उसके अनेक कारण होते हैं, अभी हम लोग बात करेंगे। शुरुआती दिनों में देखा गया है कि जब वायरस डिफॉर्मिटी होती है तो जो टिबिया का अंदर का पार्ट छोटा हो जाता है, तो फ्यूबुला ऊपर की तरफ जाती है, जो पतली वाली बोन होती है। लेकिन वही जब 7 साल के बाद उम्र ज़्यादा निकल जाती है तो फ्यूबुला नीचे की तरफ ग्रोथ ज़्यादा होती है, और फ्यूबुला क्या होती है, जो पंजे की जो एड़ी की हड्डी होती है कैल्केनियम, उस पर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से बर्साइटिस हो जाता है, और एंकल और पंजे में दर्द उसको शुरू हो जाता है। एकांड्रोप्लेजिया को कैसे पहचाने? उनकी हाइट कम होती है, बौने होते हैं, उनके हाथ पैर की लंबाई ट्रंक की लंबाई की अपेक्षा ज़्यादा कम होती है, सर का साइज बड़ा होता है, ये जो नेजल बोन है फ्लैट होता है, चेस्ट वाल छोटी होती है, और थोरेकोलम्बर खाइपोसिस माने ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, और लॉर्डोसिस लंबर लॉर्डोसिस होती है, मतलब पेट आगे निकला हुआ होता है, और एल्बो एक्सटेंशन कम होता है, टोन कम होती है, हाइपरमोबाइल जॉइंट्स होते हैं, तमाम समस्याएं होती है। ये फोटोग्राफ्स के माध्यम से आप सामने देख रहे होंगे, एक बच्चा एक बड़ा दिखाया गया है, जिसमें जो समस्या है उनके बारे में हमने दिखाया हुआ है। ये एक्सरे है, कुछ स्पेसिफिक होता है, ये डॉक्टर कंसर्न के लिए होता है। एक स्पेसिफिक साइन भी होता है, हाथों में ट्राइडेंट साइन बोलते हैं, जिसमें 3rd और 4th फिंगर के बीच में एक स्पेसिफिक स्पेस होता है, ठीक है, वो स्टैंड आउट अलग से नजर आता है। इसके ट्रीटमेंट में कई तरीके के होते हैं। माना गया है कि ये जो डिफॉर्मिटीज होती है, फिबुला ऊपर नीचे निकल जाती है, उसके वजह से टिबिया ग्रो नहीं कर पाती, तो अंत की तरफ हो जाता है। उसमें एक तरीका होता है कि टिबिया का फिबुला का जो पार्ट होता है बोनकर काट के निकाल दिया जाए। उसके साथ कभी कभी हम लोग टिबियल में जो प्रॉक्सिमल ग्रोथ प्लेट है उस पर हम ग्रोथ प्लेट मॉड्यूलेशन करते हैं, डिस्टल जो फिबुला होता है उसमें ग्रोथ मॉड्यूलेशन करते हैं, उनसे ये सब चीज़ें करेक्ट हो जाती है।
लेकिन यही एक बच्चा मैच्योर्ड हो गया है, बड़ा हो गया है, उसमें जो सफिशिएंट एज नहीं है जिसके लिए ग्रोथ मॉड्यूलेशन किया जाए, तो इलिजारो लगा करके ऑस्टोटमी करके उसको लंबाई को भी बढ़ाते हैं और डिफॉर्मिटीज को ऊपर और नीचे 2 लेवल पर इसको करेक्ट करते हैं, जिसका मैंने फोटोग्राफ्स आपके सामने दिखाया है। अब आगे बात होती है चोट लगना। चोट लगने की वजह से या बड़ों में हड्डी तिरछी हो गई है तो एक कारण होता है। दूसरा होगा जो फाइसिस होती डैमेज हो गई अंदर की तरफ, तो ग्रोथ नहीं कर पाती, जिसकी वजह से पैर अंदर की तरफ घूम जाता है। एक बड़ा व्यक्ति दिखाई दे रहा, 35 साल की उनकी उम्र है, चोट लग गई थी टिबियल कॉन्डाइल की, अंदर पैर घूम गया था, इलिजारो किया गया, ऑस्टोटमी किया गया, पैर को सीधा किया गया और पूरी तरह से पैर की लंबाई भी मिल गई और जो तिरछापन वो भी खत्म हो गया। इसके बाद जो अन्य कारण होता है वो इन्फेक्शन होता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस होती है, जो कि टिबियल कॉन्डाइल को, ग्रोथ प्लेट को डैमेज कर देता है। और इसमें जो ट्रीटमेंट होता है, इन्फेक्शन हुआ है तो उसको कंट्रोल करना है, बोन एक डैमेज हो गई है तो उसको बनाना होता है। और जो डिफॉर्मिटी का प्रोटोकॉल जो मैंने अभी 2-3 बीमारियों में बताया, वही जो प्रोटोकॉल हमें अपनाना होता है, डिफॉर्मिटीज को करेक्ट करना है, या तो प्लेटिंग या तो इलिजारो या तार से उसको फिक्स करना होता है। तो अल्टीमेटली यदि हम जो बोविंग की बात करते हैं, जिनु वर्म की बात करते हैं, फिजियोलॉजिकल को हम लोगों ने हटा लिया है, पैथोलॉजिकल हम मान के चलते हैं, तो हर केसेस को डिटेल में देखना बहुत जरूरी होता है। उनके केसेस कारण क्या है आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। और प्रोग्रेशन ऑफ डिफॉर्मिटी को रोकने के लिए ब्रेस और ग्रोथ प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। यदि डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा है, उम्र ज़्यादा है, तो उस डिफॉर्मिटी को करेक्ट करके इलिजारो या प्लेट लगाई जाती है। लेकिन इतना सब करने के बावजूद डिफॉर्मिटी का प्रोग्रेशन क्या रहता, दोबारा ना होने पाए, उसके लिए हमें फॉलो अप करना बहुत जरूरी होता है। तो ये आज हमारा लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो बोविंग है ये ग्रोथ एबनॉर्मलिटी हो सकती है, बीमारी की वजह से हो सकती है। अभिभावकों को, हमारे समाज के लोगों को इसको बच्चों में पहचानना बहुत जरूरी है। जल्द पहचान कर लेने से ब्रेस के द्वारा, ग्रोथ मॉड्यूलेशन के द्वारा हम इसको बेहतर बना सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और आने वाले समय में पैर पर छोटा होना, दोनों पैर में एसिडिटी होने से हम बचा सकते हैं। और स्कूल गोइंग बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद।